इसके बाद क्रिया के भेद। तो क्रिया को मुख्य रूप से दो आधार पर बांटा गया है। नंबर एक, कर्म के आधार पर, एक अगला हम लोग पढ़ेंगे स्वरूप के आधार पर। तो जो कर्म के आधार पर हमारा क्रिया होता है बेटा, वो दो प्रकार का क्रिया होता है। नंबर एक अकर्मक और दूसरा सकर्मक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अकर्मक क्रिया क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा कि अकर्मक क्रिया क्या होता है। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है परंतु कर्म पर न पड़ता हो, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसी क्रिया जिसका जो फल है वो कर्ता पर पड़ता हो परंतु कर्म पर न पड़ता हो, जो कर्म है उस पर उसका कोई प्रभाव न पड़ता हो, उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की पहचान है, आपको कोई सेंटेंस दे देगा, आप कैसे पहचानेंगे कि ये अकर्मक क्रिया है, और इसके पहचान मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यदि जो है आप क्रिया शब्द पर क्या, किसे, किसको से प्रश्न करें और यदि कर्ता को छोड़कर उत्तर न मिलता हो तो वहाँ हमारा अकर्मक क्रिया होता है। अर्थात जब हम जो है क्रिया शब्द से क्या, किसको और किसे से प्रश्न करें और हमको जो उत्तर मिले वो कर्म कर्ता मिले, कर्म ना मिले, तो वहाँ हमारा क्या होता है अकर्मक। अकर्मक आ मतलब नहीं और कर्मक मतलब कर्म जिसमें कर्म ना हो। ठीक, तो जैसे आपका ये उदाहरण है कि घोड़ा दौड़ता है। अब यहाँ हम क्या शब्द से प्रश्न करें, क्या दौड़ता है, तो यहाँ आपका क्या निकल कर आ रहा है घोड़ा दौड़ता है। अर्थात यहाँ कर्ता आंसर मिल रहा है और जहाँ हमें कर्ता आंसर मिलेगा क्या, किसे और किसको से प्रश्न करने पे, वहाँ हमारा क्या होता है अकर्मक क्रिया। ठीक, तो घोड़ा दौड़ता है यहाँ अकर्मक क्रिया हो जाएगा इस सेंटेंस में। इसके बाद दूसरा हमारा एग्जाम्पल है राधा मुस्कुराती है। ठीक, अब यहाँ हम प्रश्न करेंगे कौन मुस्कुराती है, राधा मुस्कुराती है। किसे मुस्कुराती है, राधा मुस्कुराती है। किसको मुस्कुराती है, राधा मुस्कुराती है। अर्थात हमको क्रिया से प्रश्न करने पर कर्ता आंसर मिल रहा है और जब हमें कर्ता आंसर मिलता है तो वहाँ हमारा क्या होता है बेटा अकर्मक क्रिया होता है। इसके बाद हमारा तीसरा उदाहरण मोहन हंसता है। अब मोहन हंसता है, क्या हंसता है, मोहन हंसता है। किसे हंसता है, मोहन हंसता है। किसको हंसता है, मोहन हंसता है। अर्थात हमें जो आंसर मिल रहा है कर्ता ही मिल रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए हैं, जब हमें क्रिया शब्द से क्या, किसे और किसको से प्रश्न करेंगे और जो अगर हमें कर्ता को छोड़कर कुछ और उत्तर नहीं मिल रहा है तो वहाँ हमारा होगा अकर्मक क्रिया। इसके बाद हम लोग आकर देखते हैं अकर्मक क्रिया के कुछ विशेष शब्द हैं, उसको हम लोग देखेंगे। अकर्मक क्रिया के जो हैं कुछ विशेष शब्द हैं अकर्मक। रोना मिल रहा है, हंसना मिल रहा है, मुस्कुराना मिल रहा है, दौड़ना मिल रहा है, चलना मिल रहा है किसी सेंटेंस में, तो वह सेंटेंस जो हमारा होगा वो हमारा अकर्मक क्रिया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं अगला हमारा जो होता है सकर्मक क्रिया यहाँ। ठीक, तो यहाँ हमारा क्या है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया सेम उसका उल्टा होता है, जहाँ पर हम क्रिया से प्रश्न करें और हमें जो है कर्ता को छोड़कर कर्म आंसर मिले। ठीक, वहाँ हमारा जो है हमें जो फल मिले क्रिया से, जब हम क्या, किसे, किसको से यहाँ प्रश्न करेंगे, यहाँ इसकी पहचान हमने लिखा है जब ये क्रिया शब्द से किसे, किसको और क्या से प्रश्न करें। ठीक, यहाँ थोड़ा छूट गया है और जो हमें उत्तर मिले वो क्या मिले, कर्म मिले, तो वहाँ हमारा क्या होगा अकर्मक क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया होगा। अकर्मक का सेम उल्टा इसमें होता है सकर्मक में। ठीक, अब इसको हम लोग देखेंगे अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरणों से समझेंगे। सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरणों से हम सकर्मक क्रिया को समझेंगे। आइए देखते हैं सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरणों को। तो बच्चों हम लोग अब पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के उदाहरणों को देखेंगे। तो जैसे गीता, राधा गीत गाती है। क्या है, राधा गीत गाती है। अब यहाँ हम क्या, किसे, किसको से प्रश्न करेंगे, क्या गाती है, गीत गाती है, तो हमें यहाँ क्या कर्म आंसर मिल रहा है। जब हमें कर्म आंसर मिलता है तो वहाँ क्या होता है सकर्मक क्रिया होता है। ठीक, इसी प्रकार हमारा दूसरा है मोहन फल खाता है।
अब यहाँ हम क्या खाता है, फल खाता है। किसको खाता है, फल को खाता है। किसे खाता है, फल को खाता है। अर्थात हमारा यहाँ जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कर्ता को छोड़कर आंसर मिल रहा है। और जब हमें कर्ता को छोड़कर आंसर मिलता है तो वहाँ हमारा क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है। ठीक इसी प्रकार हमारा तीसरा उदाहरण कि मोहन सिर खुजलाता है। तीसरा हमारा क्या है, मोहन सिर खुजलाता है। अब यहाँ हम क्या शब्द से प्रश्न करेंगे, क्या खुजलाता है, सिर को खुजलाता है। किसको खुजलाता है, तो सिर को खुजलाता है। किसे खुजलाता है, सिर को खुजलाता है। तो यहाँ हमें क्या और किसको से प्रश्न करने पर कर्ता को छोड़कर आंसर मिल रहा है या उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ठीक इसी प्रकार हमारा चौथा उदाहरण है, वह रस्सी फेंकती है। क्या फेंकती है, रस्सी को फेंकती है। किसको फेंकती है, रस्सी को फेंकती है। किसे फेंकती है, रस्सी को फेंकती है। अर्थात हमें जो है जो आंसर मिल रहा है कर्ता को यहाँ भी छोड़ के मिल रहा है आंसर, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ठीक इसी प्रकार हमारा चौथा है कि मीना कुएं से जल भरती है। अब यहाँ प्रश्न करेंगे हम, क्या भरती है, तो जल भरती है। नहीं, क्या भरती है, जल भरती है। किसको भरती है, जल को भरती है। किससे, ठीक, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे क्रिया के स्वरूप के आधार पर क्रिया के भेदों को, कि क्रिया के स्वरूप के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। सबसे पहला हमारा है क्या, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या होता है, जिसको आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते होंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक ठीक वही है यहाँ हमारा क्या, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया की हम आपको क्या बताते हैं, जो परिभाषा है कि जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के बाद जोड़कर अथवा बाद जोड़कर मुख्य क्रिया के अर्थों को स्पष्ट करती है या स्पष्ट करती है, वहाँ हमारी क्या होती है, सहायक क्रिया। अर्थात जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के बाद जुड़े और उसके अर्थों को स्पष्ट करे, तो वहाँ हमारा होता है बेटा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के उदाहरण जैसे वह गांव जाती है। अब यहाँ है शब्द हमारा क्या हो जाएगा, है, ये सहायक क्रिया हो जाएगा। ठीक, जाता है, अब वह गांव जाता है, यहाँ जाता है, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। ठीक ठीक उसी प्रकार हमारा है मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक, अब जैसे मैंने कहा मैं विद्यालय, ठीक, जाता हूँ। अब मैं विद्यालय जाता, ठीक, ये उसके अर्थों को स्पष्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ इतना कि मैं विद्यालय जाता, इतने से आप अर्थों को नहीं स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमने लगा दिया हूँ शब्द, क्या लगा दिया, हूँ शब्द, इससे हमारे अर्थ जो है स्पष्ट हो रहे हैं कि वह कहाँ जा रहे, कहाँ जाता है, विद्यालय। ठीक इसी प्रकार हमारा एक और उदाहरण है कि गीता घर आई है। गीता घर आई, अभी हमने कहा कि गीता घर आई, तो आप इसको इसके अष्ट को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने कहा कि गीता घर आई है लगा दिया वहाँ, तो इससे इसके अष्ट जो इसका जो मेन क्रिया है उसके अष्ट जो अर्थ है उसको ये स्पष्ट कर रही है यहाँ पे। ठीक, तो सहायक क्रिया आप समझ चुके होंगे कि क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। क्या पढ़ेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है बेटा, हम लोग पूर्वकालिक क्रिया के बारे में देखते हैं कि इसका सबसे बड़ा पहचान है कर और करके शब्द। कर और कर है क्या, कर और करके शब्द। तो अब इसकी हम डिफिनेशन देखते हैं, इसके बाद इसको समझेंगे। जैसे कि जब कोई क्रिया पूर्व समय से होकर पुनः आरंभ की जाती है, तब पूर्व में समाप्त हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात जब कोई क्रिया क्या होती है, कोई क्रिया समाप्त हुई हो, इसके बाद फिर कोई दूसरी क्रिया समाप्त चालू हो गई हो, तो जो हमारे पहले क्रिया समाप्त हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, सरल शब्दों में हम। इसके बाद जैसे है आपका उदाहरण, इसके उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझेंगे। जैसे हमारा है कि श्याम पढ़कर आता है। ठीक, अब यहाँ एक क्रिया पहले समाप्त हो रही, क्या, पढ़कर, इसके बाद क्या हो रहा है, आना। तो यहाँ पढ़कर हमारा पहला कर्म हो जाएगा, मतलब पूर्वकालिक क्रिया है, पहले पढ़ना होता है काम, इसके बाद आना होता है। ठीक, तो पूर्व में यानी पहले कौन सा कार्य हो रहा है, पढ़कर, तो यहाँ पढ़कर हमारा शब्द क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक इसी प्रकार हमारा
राम खुलकर हंसता है, खुलकर हंसता है। ठीक, पहले खुलकर फिर हंसता है, तो हमारे यहाँ खुलकर शब्द। ठीक, इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये पूर्व कालिक क्रिया। ठीक इसी प्रकार हमारा राजू मार करके भागता है। पहले मारता है, इसके बाद भागता है, तो पहले कौन सा कार्य हो रहा है, मारना। तो मारना यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व कालिक क्रिया, अर्थात जो क्रिया पहले हो चुकी है। ठीक, तो यहाँ मारना क्या हो जाएगा, पूर्व कालिक क्रिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होता है, आप लोगों को शब्द से ही स्पष्ट निकाल लेना चाहिए, जहाँ दो कर्म हो, अर्थात जो दो क्रिया हो। ठीक, तो इसके जो इसका परिभाषा देखेंगे हम लोग, जब क्रिया का संबंध दो दो कर्मों से होता है तो वहाँ क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया, जो हमने अभी आपको बताया है। ठीक, इसकी पहचान क्या है कि वाक्य में पहले कर्म से क्या शब्द से प्रश्न किया जाए और उत्तर प्राप्त हो, वही हमारा पहला कर्म। अर्थात जब हम वाक्य में क्या शब्द से प्रश्न करेंगे और उत्तर जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा पहला कर्म होगा। और जब किसी या किसको शब्द से हम किसी या किसको शब्द से प्रश्न किया जाए तो जो उत्तर हमारा प्राप्त होगा वहाँ हमारा क्या होगा, दूसरा कर्म। अर्थात जब हम कर्म से क्या शब्द से प्रश्न करेंगे, ठीक, तो जो उत्तर हमारा प्राप्त होगा वो पहला कर्म। अगर किसको से या किससे किसी या किसको से प्रश्न करेंगे तो हमारा जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या होगा, दूसरा कर्म। जैसे हमारा है कि गीता श्याम को फल देती है, यहाँ हम क्या शब्द से पहले प्रश्न करेंगे कि क्या देती है, तो फल देती है। फल यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, पहला कर्म। ठीक इसी प्रकार किसको देती है, श्याम को देती है। किसे देती है, श्याम को देती है। यहाँ किसी लिख उठा है, यहाँ हमारा किसे शब्द रहेगा कि जब किसी या किसको नहीं, जब किसे या किसको से प्रश्न करेंगे। ठीक, तो दूसरा कर्म हमारा क्या हो जाएगा, श्याम को। ठीक इसी प्रकार इसका दूसरा उदाहरण हमारा क्या है कि सीताराम को धनुष देती है। क्या शब्द से प्रश्न करेंगे, क्या देती है, धनुष देती है। किसे देती है, राम को देती है। किसको देती है, राम को देती है। अर्थात जो हमारा पहला क्या से आंसर मिल रहा है, क्या, धनुष, ये हमारा पहला कर्म। दूसरा हमें मिल रहा है किसको, तो राम को। राम को हमारा दूसरा कर्म हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार तीसरा इसका उदाहरण कि वह मोहन को पुस्तक देती है। क्या देती है, तो पुस्तक देती है। पुस्तक हमारा पहला कर्म। किसको देती है, तो मोहन को देती है। मोहन हमारा दूसरा कर्म हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग द्विकर्मक क्रिया को समझ चुके होंगे। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, ठीक, ये हमने आपको बता ही दिया है कि क्रिया के अन्य भेद होते हैं उसके स्वरूप के आधार पर। कितने भेद, 9 भेद, जिनमें से हम लोग 3 को पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा हमारा है प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा हमारा जो है क्या, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है बेटा, हमारा जो है प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, तो जब कोई क्रिया क्या है, जब कोई क्रिया किसी कर्ता के द्वारा स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति से प्रेरित करके होती है तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अर्थात जब कोई क्रिया स्वयं ना की जाए, किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरणा दे के, वहाँ हमारा प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ठीक, क्या होता है, वहाँ हमारा प्रेरणार्थक क्रिया होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो है किसको, तो इसके उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। जैसे कि सीता गीता से फल मंगवाई। ठीक, अब यहाँ क्या है, सीता गीता से फल मंगवाई। अब यहाँ में क्या प्रेरित किया, गीता से फल मंगवाया जा रहा है। सीता खुद काम नहीं की है, ठीक, गीता से काम करवाई है, उसे प्रेरणा देके। ठीक, तो इस वाक्य में हमारा क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक इसी प्रकार दूसरा हमारा है गुरु शिष्य से पुस्तक पढ़वाते हैं। ठीक, अब यहाँ गुरु जी जो है वो शिष्य को प्रेरणा देते हैं और उनसे पुस्तक पढ़वाते हैं। स्वयं अपना नहीं पढ़ रहे हैं वो किसी शिष्य से पढ़वा रहे हैं।
तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा द्विकर्म प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक, क्योंकि प्रेरणा देके काम करवाया जा रहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या, संयुक्त क्रिया बेटा। अब संयुक्त क्रिया क्या होता है, जब जहाँ दो या दो से अधिक क्रिया का योग होता है वहाँ पर संयुक्त क्रिया होता है। अर्थात जहाँ दो या उससे अधिक क्रिया हो तो वहाँ हमारा क्या होगा, वहाँ हमारा होगा संयुक्त क्रिया। इसके उदाहरण जैसे यहाँ हमारा लड़की हमेशा उछलती कूदती रहती है, लड़की हमेशा उछलती कूदती रहती है, तो यहाँ उछलती और कूदती, उछलती और कूदती शब्द जो है क्या है, यहाँ दो दो क्रिया हमारा है, एक उछलना एक कूदना, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारा क्या है दूसरा, कि आप हमारे घर आते जाते रहते हैं, आप हमारे घर क्या है, आते जाते रहते हैं। तो यहाँ अब आप लोग देखिए क्या है, आते और जाते, यहाँ दो दो क्रिया दिख रहा है यहाँ पर, आना और जाना, ठीक, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्या, नाम धातु क्रिया को। नाम धातु और नाम बोधक में लोग बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, ये आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, ठीक, अगर नहीं समझेंगे तो फिर समझ लीजिएगा क्या हो जाएगा। तो जैसे यहाँ हमारा है नाम धातु क्रिया, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, नाम धातु क्रिया। तो जब कोई क्रिया किसी संज्ञा या विशेषण से उत्पन्न होती है तो वहाँ नाम धातु क्रिया होता है। ठीक, दोनों को कंपेयर हम साथ, मतलब जब कोई क्रिया संज्ञा विशेषण से क्या हो, उत्पन्न हो, संज्ञा या विशेषण से क्या हो, उत्पन्न हो। और नाम बोधक क्रिया क्या है हमारा, जो नाम बोधक क्रिया है यहाँ क्या है, कि जब कोई क्रिया किसी संज्ञा या विशेषण के अंत में जुड़कर संज्ञा विशेषण को की ओर बोध करती है। अर्थात यहाँ जो है उत्पन्न नहीं हो रही है संज्ञा विशेषण से, यहाँ उसके अंत में जोड़कर जो है, संज्ञा और विशेषण के अंत में जुड़कर उसका बोध कराती है, इसलिए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, नाम बोधक क्रिया। अब इसके उदाहरणों को हम देखेंगे और समझेंगे। जैसे हमारा यहाँ है क्या, लठियाना, क्या, लठियाना, दूसरा लतियाना, हथियाना, गरमाना, बतियाना। ठीक, अब जैसे लठियाना, लठियाना किससे, लठियाना में क्या हो जाएगा हमारा, लाठी, लाठी हमारा क्या है, तो लाठी हमारा संज्ञा है, याना आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया। ठीक इसी प्रकार हमारा लतियाना, हथियाना, गरमाना, ठीक, बतियाना। अब नाम बोधक क्रिया के हम उदाहरण देखेंगे, समझ चुके ही हैं इसको, नाम बोधक को हम समझ चुके हैं। क्या, संज्ञा विशेषण के बाद में जोड़कर क्या करे, उस संज्ञा विशेषण में बाद, संज्ञा विशेषण के अंत में जोड़कर जो है संज्ञा विशेषण की ओर बोध कराए। जैसे लाठी मारना, दांत उखाड़ना, आंख मारना। ठीक, यहाँ लाठी हमारा क्या है, लाठी हमारा क्या है, संज्ञा है, और मारना जुड़ गया तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, नाम बोधक क्रिया। दांत उखाड़ना, दांत हमारा क्या है, संज्ञा, और उखाड़ना यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कौन क्रिया बन जाएगा, कौन सी क्रिया, नाम धातु क्रिया। ठीक इसी प्रकार आंख मारना। ठीक, अब आप लोग समझ ही चुके हैं आंख मारना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, अनुकरणात्मक क्रिया। अब आंख मारना, अब आप लोग का बहुत दूर तक पहुंच गया होगा दिमाग आंख मारने से। बेटा एक बार समझ लीजिए, वही एक बार केमिस्ट्री की क्लास थी तो एक बार हाथ पकड़े थे, पूरा जीवन पैर दबा रहे हैं, तो आप भी समझ लीजिएगा अगर आंख मारने के चक्कर में ज़्यादा पड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा। इसीलिए सिर्फ शब्दों को ध्यान दें, बाकी बहुत गहराई में जाने की कोशिश ना करें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, अनुकरणात्मक क्रिया। अब अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, ये बच्चा देखते हैं कि जब कोई क्रिया किसी ध्वनि विशेष के कारण उत्पन्न होती है। अर्थात जब कोई क्रिया जहाँ हमें ध्वनि, ठीक, ध्वनि के कारण उत्पन्न होती है तो वहाँ हमारा क्या होता है, अनुकरणात्मक क्रिया। अर्थात जिस क्रिया की उत्पत्ति ध्वनि से होती है वहाँ हमारा क्या होता है, अनुकरणात्मक क्रिया होता है। जैसे हमारा ये क्या है, टन टन,
फड़फड़ाना, हिनहिनाना, तो यहाँ कुछ ध्वनि की आवाज़ आ रही है। ठीक, तो जहाँ ध्वनि की आवाज़ से संबंधित क्रिया आएगी वहाँ हमारा क्या होगा, अनुकरणात्मक क्रिया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रियार्थक क्रिया। लास्ट आपका 9वां क्रिया है क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया क्या होता है कि जब कोई क्रिया किसी कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त होती है तो उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। अर्थात जब कोई क्रिया हो वो कर्ता के स्थान पर प्रयोग हो तो वहाँ हमारा होगा क्रियार्थक क्रिया। जैसे टहलना स्वार्थ के लिए लाभदायक है। ठीक, अब यहाँ टहलना हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गया, और ये कर्ता की जगह पे आया है तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ क्रियार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक, इसका दूसरा उदाहरण हमारा देश के लिए मरना कृतकारक है। अब यहाँ देश के लिए मरना, क्या, देश के लिए मरना, इतना जो आपका शब्द है क्या, देश के लिए मरना। ठीक, ये हमारा क्रिया हो, ये कहाँ प्रयोग हो रहा है, कर्ता की जगह पर प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, क्रियार्थक क्रिया हो जाएगा। तो बेटा हमें उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो पूरा, आपको जो हमने पढ़ाया है समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तभी हम कह रहे हैं, नहीं तो आप रहने दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से हमको आप बताइएगा जो चीज़ आपको समझ में ना आया हो, मैं कोशिश करूँगा उसे दोबारा बताने के लिए। और ये क्लास